शहर था जिसे देखकर सिंगापुर बना था। एक ऐसा राज्य जिसके बिना भारत की कल्पना अधूरी थी, जहाँ से निकले लोगों ने दुनिया को विज्ञान दिया, साहित्य दिया, क्रांति दी, जहाँ की मलमल रोमन साम्राज्य की रानियां पहनती थी, जहाँ की बुद्धिमत्ता पर पूरा एशिया गर्व करता था। और आज उसी राज्य की बेटी एक डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी के बाद सेमिनार हॉल में सो गई और कभी नहीं उठी। आज उसी राज्य का युवा डिग्री लेकर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की बसें पकड़ता है, क्योंकि अपनी धरती पर उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। ये कहानी है पश्चिम बंगाल की। ये कहानी है उस सुनहरे बंगाल के टूटने की, उस टूटन को और गहरा करने वाली सियासत की, और फिर 2026 में उस बदलाव की, जब 15 साल की मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वह जीत हासिल की जिसे कभी असंभव माना जाता था। लेकिन ये जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं था, ये बंगाल की जनता का वह फैसला था जो सालों की चुप्पी, सालों के दर्द और सालों के इंतजार के बाद आया था। 17वीं और 18वीं सदी में पश्चिम बंगाल दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। गंगा और ब्रह्मपुत्र की कोख में बसा यह राज्य व्यापार में, कला में और बुद्धि में पूरी दुनिया से आगे था। उस वक्त एशिया से एक्सपोर्ट होने वाला 80% कच्चा रेशम अकेले बंगाल से जाता था। ढाका की मलमल इतनी बारीक होती थी कि लोग उसे बुना हुआ हवा कहते थे। मुर्शिदाबाद का रेशम मार्को पोलो से लेकर यूरोपीय यात्रियों तक सबकी जुबान पर था। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने 17वीं सदी में लिखा था, बंगाल मिस्र से भी ज्यादा समृद्ध है। और ये सिर्फ यात्री की तारीफ नहीं थी। मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मेडिसन की रिसर्च कहती है कि उस दौर में अकेले बंगाल का वैश्विक जीडीपी में 12% हिस्सा था। 12% अकेले एक राज्य का। और सिर्फ व्यापार नहीं, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, एशिया का पहला आधुनिक शैक्षणिक संस्थान। इसी ने भारत को पहला MA दिया, पहला PhD दिया, पहला डॉक्टरेट दिया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब बंगाल देश का सबसे औद्योगिक रूप से विकसित राज्य था। पूरे भारत के औद्योगिक उत्पादन का 27% अकेले बंगाल से आता था। हावड़ा को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। 1967 का साल था। बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक भयानक खाद्य संकट ने सब हिला दिया। चावल महंगा हुआ, गेहूं महंगा हुआ, जनता सड़कों पर उतर आई और भ्रष्टाचार के आरोपों ने आग में घी का काम किया। उसी आंच में 1967 के चुनाव हुए और पहली बार कांग्रेस बंगाल हारी। 1960 में बंगाल की साक्षरता दर महाराष्ट्र से ज्यादा थी। 2011 तक बंगाल महाराष्ट्र से पीछे हो गया। राष्ट्रीय GDP में योगदान 10.5% से गिरकर 6.5% हो गया। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से नीचे आ गई। 34 साल बाद बंगाल थक चुका था, टूट चुका था, बदलाव के लिए बेचैन था। और तभी एक महिला सड़क पर उतरी, चप्पल पहने, सफेद साड़ी में, बिना किसी लाव लश्कर के एक महिला सड़क पर उतरी। उसने कहा, मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तक इस बंगाल को वामपंथ के चंगुल से नहीं छुड़ा लेती, चैन से नहीं बैठूंगी। उस महिला का नाम था ममता बनर्जी। और उस वक्त बंगाल के थके हुए, पिटे हुए, टूटे हुए लोगों ने पहली बार सोचा, शायद यही वो इंसान है जो इस दलदल से निकाल सकती है। ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा कोई आसान सफर नहीं था। ये उस इंसान की कहानी है जिसने शाब्दिक रूप से लहू बहाया, लाठियां खाई और अपमान सहा, लेकिन झुकी नहीं। 1998 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उनका मानना था कि कांग्रेस CPIM की मौन साझेदार है और उसी छत के नीचे रहकर असली विरोध संभव नहीं। इसीलिए उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। माँ, माटी, मानुष, यही उनका नारा था, यही उनकी पहचान थी। अगले कुछ सालों में वो वाजपेयी की NDA सरकार में रेलवे मंत्री भी बनी। कभी NDA में, कभी बाहर, कभी UPA में। उनका अपना एक अंदाज था जो लोगों को समझ नहीं आता था। 2011 में वो हुआ जो बंगाल ने 34 सालों में नहीं देखा था। CPIM की सत्ता खत्म हुई। ममता बनर्जी 217 सीटों की प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी। पूरे बंगाल में जश्न था। लोगों की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। यकीन था कि अब सब बदल जाएगा। अब वो राज्य जो कभी पूरे भारत का औद्योगिक पावर हाउस था, फिर से खड़ा होगा। लेकिन जो हुआ वो किसी को उम्मीद नहीं थी। CPIM का जो कैडर था, जो लोग 34 साल से गांव-गांव में पार्टी का झंडा उठाते थे, कटमनी वसूलते थे, बूथ पर हिंसा करते थे, वही लोग तृणमूल में आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ताकत किसके पास है और ताकत के साथ रहना उनकी जीवन शैली थी। वही बूथ अध्यक्ष, वही जोन सेक्रेटरी, वही लोकल गुंडे, बस अब लाल झंडे की जगह तृणमूल का झंडा हाथ में था और सिस्टम बिल्कुल वैसे ही चल रहा था। PM आवास योजना का पैसा आता था तो उसमें से एक तय हिस्सा पार्टी के लोकल कार्यकर्ता का हक था। मनरेगा में मजदूर दिन भर काम करे तो उसकी मजदूरी में से भी तय हिस्सा कटता था। कोई मर जाए तो अंतिम संस्कार के लिए जो 2000 रुपए आते थे, उसमें से भी 200 रुपए उस बूथ अध्यक्ष के होते थे। और अगर कोई अपना घर बनाना चाहे तो उसे पार्टी के उस लड़के से ही बालू, सीमेंट और ईंट खरीदनी पड़ती थी, जो उस इलाके का सिंडिकेट चलाता था। कहीं और से खरीदने का मतलब था अगले दिन घर की नींव खुद खोद पड़ेगी। ये कोई अफवाह नहीं थी, ये बंगाल की वो जमीन
जमीनी हकीकत थी जो हर उस इंसान से पूछ सकते हैं जो वहाँ रहा हो। ममता बनर्जी की तानाशाही प्रवृत्ति की पहली झलक सत्ता में आने के महज 1 साल के अंदर ही मिल गई थी। यादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा ने व्हाट्सएप पर ममता बनर्जी का एक कार्टून शेयर किया। बस एक कार्टून। उस 60 साल के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर को न सिर्फ गिरफ्तार करवाया गया बल्कि लाइव टेलीविजन पर उन्हें माओवादी भी कह दिया गया। जब विश्वविद्यालय के छात्रों ने सवाल उठाए, ये क्या है, आप हमारे साथ थी, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती थी, तो ममता बनर्जी ने उन्हें भी CPIM का एजेंट बता दिया और जिस पत्रकार ने भी इस पर सवाल पूछा, अगले दिन जेल। ये वही ममता थी जिन्होंने 34 साल के वामपंथी शासन को इसीलिए हटाया था क्योंकि वो सवाल नहीं सुनते थे और जैसे ही खुद सत्ता मिली वो भी सवाल नहीं सह सकती थी। अब बात करते हैं ममता बनर्जी के शासन में हुए कुछ ऐसे घोटाले और अपराध जिन्होंने बंगाल की राजनीति की सच्चाई पूरे देश सामने लाकर रख दी। 2013 में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने बंगाल को हिलाकर रख दिया। शारदा चिट फंड स्कैम। 17 लाख आम लोगों का पैसा डूब गया। 200 से ज्यादा लोगों ने जान दे दी क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था वो सब उस स्कीम में लगा दिया था। उस स्कीम के मालिक सुदीप सेन ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की पेंटिंग्स पर लाखों रुपए खर्च किए थे। ये संयोग था या कुछ और, ये कभी ठीक से स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जीवन भर की बचत गवाई उनके लिए सवाल का कोई मतलब नहीं था। 2016 में नारद स्टिंग ऑपरेशन ने तृणमूल की कलई खोल दी। तृणमूल के 11 बड़े नेताओं को कैमरे पर नकद देते हुए पकड़ा गया। उनमें मंत्री भी थे और सांसद भी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं, उल्टा जांच करने वालों पर ही दबाव डाला गया। देश के सबसे बड़े सरकारी नौकरी घोटालों में से एक बंगाल में हुआ। स्कूल सर्विस कमीशन भर्ती घोटाले में OMR शीट से छेड़छाड़ की गई। बिना मेरिट के हजारों लोगों को नौकरियां दी गयी। तृणमूल के वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुए और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर ED की छापेमारी में 50 करोड़ रुपए का नकद और भारी मात्रा में सोना मिला। और हाईकोर्ट ने 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां एक झटके में रद्द कर दी। जिन लोगों ने सालों मेहनत की थी, परीक्षाएं दी थी, सपने देखे थे, उनकी जिंदगी एक फैसले में तबाह हो गई। और इन सब के जवाब में ममता बनर्जी का एक ही रटा रटाया जवाब था, ये सब बीजेपी की साजिश है। 2024 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे भारत की आंखें नम कर दी। एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में थोड़ा आराम करने लेटी थी और जो उसके साथ हुआ वो इतना भयानक था कि शब्द कम पड़ते हैं। अस्पताल प्रशासन ने माँ बाप को बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। बॉडी तक ठीक से देखने नहीं दी। अपराध स्थल पर रात भर निर्माण कार्य करवाया गया ताकि सबूत मिट जाए। और इन सब के बाद ममता बनर्जी, जो खुद एक महिला है, जो खुद 3 विभागों की मंत्री हैं, जिन्होंने अपनी पूरी राजनीति महिला सशक्तिकरण के नाम पर खड़ी की, उनका बयान आया, लड़कियों को रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद पहली बार बंगाल की सड़कें ममता के खिलाफ भर गई। डॉक्टरों ने काम बंद किया, छात्र उतरे, आम लोग उतरे, मोमबत्तियां जलाई गई। हम चाहते हैं इंसाफ, यह नारा हर गली में गूंजा। और ममता ने क्या किया, उन्होंने खुद न्याय की मांग लेकर एक रैली निकाली। वो ममता जो मुख्यमंत्री है, जो गृह मंत्री है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, वो खुद अपनी ही सरकार से न्याय मांगने सड़क पर निकल पड़ी। एक बात जो ममता बनर्जी ने सच में की और जिसे नकारा नहीं जा सकता, उन्होंने 70 से ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं बनाई। कन्याश्री ने बंगाल में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को काफी कम किया। लक्ष्मी भंडार में घर की महिला मुखिया को हर महीने पैसे में शादी के लिए मदद दी जाती थी। 2 रुपए किलो चावल ने उन लाखों परिवारों को राहत दी जिनके पास कुछ नहीं था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो मॉडल बाद में पूरे देश की हर पार्टी ने किसी न किसी रूप में अपनाया, उसकी शुरुआत करने वालों में ममता बनर्जी का नाम है। लेकिन इन योजनाओं से गरीबी मैनेज होती है, खत्म नहीं होती। बंगाल का पढ़ा लिखा युवा डिग्री लेकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की बसें पकड़ता रहा क्योंकि यहाँ न कोई उद्योग था, न नौकरी थी, न भविष्य दिखता था। ममता बनर्जी वही बन गई जिनसे लड़ने के लिए वो कभी मैदान में उतरी थी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कहानी रातों रात नहीं बनी। ये उन कार्यकर्ताओं की कहानी है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। ये उन परिवारों की कहानी है जिन्होंने अपने बेटों को खोया। ये उस संघर्ष की कहानी है जो कैमरों की रोशनी से दूर बंगाल के गाँवों में, खेतों की मेड़ों पर और संकरी गलियों में लड़ा गया। 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई, उस वक्त बंगाल में बीजेपी का वजूद लगभग न के बराबर था। विधानसभा में 2 सीटें, लोकसभा में 0, जमीन पर कोई संगठन नहीं, कोई बड़ा चेहरा नहीं और तृणमूल का ऐसा आतंक कि बीजेपी का झंडा लगाना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। लेकिन बीजेपी ने हार नहीं मानी। 2014 में नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनने के बाद बंगाल में बीजेपी को एक नई ऊर्जा मिली। लोकसभा में बंगाल से 2 सीटें आईं, छोटी शुरुआत, लेकिन शुरुआत थी। 2015 से बीजेपी ने बंगाल में संगठन बनाने का काम व्यवस्थित तरीके से शुरू किया। RSS के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में काम किया, शाखाएं खुली, स्थानीय लोगों को जोड़ा गया। लेकिन ये काम आसान नहीं था। तृणमूल के कार्यकर्ता बीजेपी के नए सदस्यों को धमकियां देते थे, घर जलाए गए, मारपीट हुई, कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई। लेकिन जितना दबाया गया उतना ही संगठन मजबूत होता गया क्योंकि जनता
देख रही थी कि ये लोग डरते नहीं। 2021 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सब बंगाल में डेरा डाले हुए थे। 200 से ज्यादा रैलियां हुई। असूल परिवर्तन यानी असली बदलाव का नारा था। लेकिन तृणमूल ने 213 सीटें जीती। बीजेपी 70 पर रुक गई। बीजेपी हारी लेकिन टूटी नहीं। 2021 की हार के बाद बंगाल में जो हुआ उसने आगे की पूरी कहानी लिख दी। चुनाव के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थकों पर जो हिंसा की वो इतनी व्यापक थी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा। घर जलाए गए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, लोग गांव छोड़कर भागे और ये सब खुलेआम बेखौफ। इसके बाद संदेश खाली आया, आरजी कर आया, एसएससी घोटाला आया, कटमनी की कहानियां और तेज हुई। और बंगाल का आम आदमी जिसने 2021 में दीदी को चुना था अब सवाल पूछ रहा था, अब उसे जवाब चाहिए था। इसी दौर में बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली, शोर कम किया, जमीन पर काम बढ़ाया। 2021 की हार ने बीजेपी को एक बड़ा सबक दिया, बंगाल को बाहर से नहीं जीता जा सकता। इसके बाद पार्टी ने कई बड़े बदलाव किए। स्थानीय नेतृत्व को आगे किया गया। बंगाली चेहरे, बंगाली भाषा, बंगाली संस्कृति, इन सबको प्राथमिकता दी गई। रविंद्रनाथ, स्वामी विवेकानंद, नेताजी, इन महापुरुषों की विरासत को बीजेपी ने अपने प्रचार का केंद्र बनाया। महिला सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। आरजी कर कांड के बाद बंगाल की महिलाएं खुद सड़कों पर थीं। बीजेपी ने उस दर्द को आवाज दी। केंद्र की योजनाएं, पीएम आवास, उज्ज्वला, जन धन, इन योजनाओं का लाभ सीधे उन लोग तक पहुंचाया गया जिन्हें तृणमूल की कट मनी मशीनरी ने वर्षों तक लूटा था। लोगों को एहसास हुआ कि केंद्र सरकार उनके लिए काम कर रही है और राज्य सरकार उनका हिस्सा खा रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बीजेपी का घोषणा पत्र, जिसे सोनार बांग्ला संकल्प पत्र कहा गया, कई बड़े वादों से भरा था। उद्योग वापस लाने का वादा, बंगाल को फिर से औद्योगिक राज्य बनाने का संकल्प, आईटी हब, टेक्सटाइल पार्क और मैन्युफैक्चरिंग जोन की बात, युवाओं के लिए रोजगार जो बंगाल में हो, दिल्ली मुंबई में नहीं, महिला सुरक्षा के लिए विशेष कानून और फास्ट ट्रैक अदालतें, आरजी कर जैसी घटना दोबारा न हो इसके लिए ठोस व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था की सफाई, एसएससी घोटाले में जिन मेधावी छात्रों के साथ अन्याय हुआ उन्हें न्याय दिलाने का वादा, कट मनी प्रथा खत्म करने का संकल्प, केंद्र की योजनाओं का पूरा लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों तक, भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता, शारदा, नारद, एसएससी सभी घोटालों की निष्पक्ष जांच और सबसे बड़ा वादा बंगाल की खोई हुई गरिमा वापस लाना। वो बंगाल जो टैगोर, विवेकानंद और नेताजी की धरती है, उसे घोटालों और हिंसा की पहचान से मुक्त करना। नरेंद्र मोदी की रैलियों में लाखों लोग उमड़े। उन्होंने हर मंच से कहा, बंगाल के लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते। बंगाल का सोना फिर चमकेगा, लेकिन इसके लिए बदलाव जरूरी है। 2026 में जब नतीजे आए तो बंगाल ने एक नया इतिहास लिखा। पहला और सबसे बड़ा कारण था जनता का धैर्य टूट जाना। आरजी कर, संदेश खाली, एसएससी घोटाला, ये सब एक के बाद एक आए और हर बार ममता सरकार का जवाब या तो बीजेपी की साजिश था या चुप्पी। बंगाल की जनता जो कभी साहित्य, बुद्धि और विवेक की परंपरा से आती है, उसने तय कर लिया कि अब बहुत हो गया। दूसरा कारण महिला मतदाताओं का निर्णायक बदलाव। जो महिलाएं कभी दीदी की सबसे बड़ी समर्थक थी, वही आरजी कर के बाद टूट गई। एक डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ उसे हर माँ ने अपनी बेटी पर हुआ समझा और ममता का बयान रात में बाहर मत जाओ, वो तीर सीधे दिल में लगा। तीसरा कारण युवाओं का विद्रोह। एसएससी घोटाले में जिन लाखों युवाओं ने सालों पढ़ाई की, परीक्षाएं दी और फिर देखा कि उनकी मेहनत पर किसी ने पैसे देकर नौकरी खरीद ली, वो युवा इस बार वोट देने निकला पूरे जोश के साथ। चौथा कारण कट मनी से मुक्ति की चाहत। बंगाल के गाँव का आम आदमी थक चुका था। हर सरकारी लाभ में से हिस्सा देना, हर काम के लिए पार्टी के आदमी की चापलूसी करना, ये जिंदगी उसे स्वीकार नहीं थी। जब उसे लगा कि एक विकल्प है तो उसने बदलाव चुना। पांचवा कारण केंद्र बनाम राज्य का टकराव जनता के सामने आ गया। लोगों ने देखा कि केंद्र की योजनाओं का पैसा आता है लेकिन उन तक नहीं पहुंचता। मनरेगा की मजदूरी कटती है, आवास योजना में कट मनी होती है और ये सब किसकी वजह से? राज्य सरकार की वजह से। इस बार जनता ने हिसाब चुकता किया। छठा कारण बंगाली अस्मिता का पुनर्जागरण। बीजेपी ने इस बार बाहरी वाली कमजोरी को ताकत में बदल दिया। विवेकानंद, टैगोर, नेताजी, इनकी विरासत को सामने रखा और पूछा कि यही वो बंगाल है जिसका सपना इन महापुरुषों ने देखा था। घोटालों का बंगाल, हिंसा का बंगाल, डरे हुए लोगों का बंगाल, और इस सवाल का जवाब जनता के पास था। ममता बनर्जी की हार अचानक नहीं आई। ये हार उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखी थी, एक एक फैसले से, एक एक बयान से। पहली गलती, तृणमूल एक पार्टी नहीं एक परिवार बन गई। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बढ़ता प्रभाव पुराने और वफादार नेताओं को हाशिए पर ले गया। पार्टी के अंदर असंतोष पनपा और कई वरिष्ठ नेता चुनाव से पहले ही किनारे हो गए। दूसरी गलती, हर घोटाले पर बीजेपी की साजिश का जवाब। पहले एक बार ये बात चलती, दूसरी बार भी चली, लेकिन जब हर बार यही जवाब आए तो जनता ने मानना बंद कर दिया। तीसरी गलती, महिला वोट बैंक को हल्के में लेना। ममता ने हमेशा ये माना कि महिलाएं उनके साथ हैं। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, इन योजनाओं ने जो बंधन बनाया था वो आरजी कर ने तोड़ दिया।
दिया। एक बेटी की मौत, एक माँ का दर्द, ये किसी योजना के पैसे से नहीं भरता। चौथी गलती, कानून व्यवस्था का पूरी तरह ध्वस्त हो जाना। बंगाल में पुलिस पर से जनता का भरोसा उठ चुका था। संदेश खाली में अपराधी 55 दिन फरार रहा और पुलिस ढूंढ नहीं पाई। ये सरकार की असमर्थता नहीं थी, ये इच्छा शक्ति की कमी थी और जनता ये समझती थी। पांचवी गलती, विकास का एजेंडा गायब। 15 साल में बंगाल में कोई बड़ा उद्योग नहीं आया, कोई बड़ा निवेश नहीं आया। युवा भागते रहे और ममता के पास इसका कोई जवाब नहीं था सिवाय योजनाओं की घोषणाओं के। छठी गलती, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की खुली राजनीति। बंगाल में हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग ये महसूस कर रहा था कि वो दोयम दर्जे का नागरिक बन गया है। त्योहारों पर पाबंदियां, दुर्गा पूजा पर सवाल और अल्पसंख्यक नेताओं को खुली छूट, ये सब एक लंबे अरसे से जमा हो रहा था और 2026 में वो सब एक साथ बाहर आया। 2026 में बंगाल ने जो फैसला किया वो सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह उस राज्य का आत्मसम्मान था जो दशकों की राजनीतिक गुलामी के बाद जाग उठा। यह उन लाखों युवाओं की आवाज थी जो डिग्री लेकर बाहर भागने पर मजबूर थे। यह उन माओं का फैसला था जो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियां अपनी ड्यूटी करते हुए डर कर जिए। ये उन किसानों, मजदूरों और छोटे दुकानदारों की ताकत थी जो कट मनी की जंजीर से आजाद होना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, यदि तो डाक सुने क्यों ना आशे, तब एकला चोलो रे। अगर तेरी पुकार पर कोई ना आए तो अकेले चल। बंगाल वर्षों से अकेला चल रहा था, लेकिन 2026 में वो अकेला नहीं रहा। ये जीत किसी पार्टी की नहीं थी, ये जीत बंगाल की थी। उस बंगाल की जो एक बार फिर सोनार बांग्ला बनने का सपना देख रहा है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।